नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का पार्ट 3। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ के प्रश्न जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फर्स्ट और सेकेंड दोनों बुक में होता है, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक में ये दोनों टॉपिक मिलेगा और इस पर आपके बड़े बड़े प्रश्न भी आते हैं, यानी बड़े बड़े सवाल भी आते हैं जो कि काफी होते हैं महत्वपूर्ण और एग्जाम में काफी नंबर लेके आते हैं। तो इन आज हम लोग मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होता है इसको देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि इनको निकाला कैसे जाता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र होता क्या है और इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इन्हें निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती वह सरल से सरल सूत्र है जो किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। यानी कोई यौगिक है, यौगिक के अणु में जो परमाणु है उनके जो परमाणु है उनके सरल अनुपात को दर्शाने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देंगे तो आपको हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। जैसे अगर हमने लिख दिया बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनका जो सरल अनुपात होगा वो C6, ये आपका 6 संबंधित 6 होगा। अगर यहाँ पर इसको जो है कि हम और सरल करें, यहाँ पर ये तो वास्तविक अनुपात 6 संबंधित 6 है, लेकिन इसको सरल करें तो ये 1 संबंधित 1 हो जाएगा। अब इस संबंध के रूप में जो हम लोग सूत्र दर्शाएंगे वो आपका होगा C और H। ये CH कहलाएगा ये बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि बेंजीन एक यौगिक है और आप देख रहे हैं यौगिक के एक अणु में आपका जो भी यहाँ पर परमाणु है उनके सरल अनुपात को जिस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है वही होता है मूलानुपाती सूत्र और आप देखें सरल अनुपात यही है। एक और एग्जांपल देखिए, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल क्लियर। जैसे हम लोग देखते हैं एथेन, एथेन का सूत्र आप जानते हैं C2 और H6 होता है। अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का आप अनुपात देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 संबंधित 6। अब यहाँ पर 2 संबंधित 6 मिला, इसको सरल करेंगे तो आप काटेंगे तो ये आपका 2 से कटेगा तो ये 1 संबंधित हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आप लिखेंगे जब इस रूप में सूत्र को, यानी कि C यहाँ पर 1 और H 3, तो ये जो आपको CH3 मिला है ये कहलाएगा एथेन का यानी C2H6 का मूलानुपाती सूत्र। यानी अब आप बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे कि वह सूत्र जो किसी जो है यौगिक के अणु में उपस्थित जो तत्व के परमाणु है उनके सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, वही उसका है मूलानुपाती सूत्र। आ जाते हैं, देखते हैं कि अणु सूत्र क्या होता है। तो सिंपली अणु सूत्र क्या होता है, तो ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है वही कहलाता है अणु सूत्र। यानी ये अनुपात को नहीं दर्शाएगा, ये वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला है कि इतने परमाणुओं से ही ये यौगिक बनने वाला है। जैसे यहाँ पर अगर बेंजीन का अणु सूत्र लिखना है तो हम लोग लिखेंगे C6H6, ये है बेंजीन का अणु सूत्र, क्योंकि ये बताता है कि अगर बेंजीन का हम लोग एक अणु लेंगे तो उस एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु होंगे और हाइड्रोजन के भी होंगे 6 परमाणु, तभी बेंजीन बनने वाला है, नहीं तो बेंजीन बनने वाला नहीं है। तो जब किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या हम किसी सूत्र द्वारा दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं अणु सूत्र, और जब हम लोग केवल अनुपात वाला सूत्र दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। और भी चीजों के अणु सूत्र देख लीजिए। अभी हमको लिखना है एथेन का अणु सूत्र, हम लिख सकते हैं C2H6। जल का लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ये सब अणु सूत्र हैं, ये सब है आपका सबका सब अणु सूत्र। अभी हमको लिखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का तो लिख देंगे H2SO4। तो ये सब आपके कहलाएंगे अणु सूत्र और आपने देख लिया ये मूलानुपाती सूत्र। उम्मीद करते हैं कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये केवल होता है आपका जो उसमें परमाणु होते हैं उनका अनुपात, और ये होता है वास्तविक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि आखिर इनको निकालते कैसे हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपको इसको
काफी अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसमें आपको दिया क्या जाएगा कि उसमें प्रयोगों द्वारा कोई आपका यौगिक ले लिया जाएगा, अज्ञात यौगिक, और प्रयोगों द्वारा उसमें जो विभिन्न तत्व हैं उनका प्रतिशत निकाल लिया जाएगा, उनका भारात्मक संगठन निकाला जाएगा या उनका परसेंटेज निकाल लिया जाएगा कि इसमें 2% ये है, 10% ये है, 50% ये है, और वो परसेंटेज दे के आपसे पूछा जाएगा कि इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र निकालिए। अगर आप क्वेश्चन किए होंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिले होंगे। तो हम उन लोगों क्वेश्चनों को करते हैं और वो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा सरल। तो आइए उन सब प्रश्नों को देखते हैं। उन सब प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो उसके लिए हमें एक चार्ट बनाना होता है, एक सारणी बनानी होती है। तो पहले हम उस सारणी को बना लेते हैं, उसी सारणी की मदद से प्रश्न हल होते हैं और सिंपली आपको प्रश्न हल करना भी हम अभी सिखा देंगे। तो चलिए आइए करते हैं प्रश्नों को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन बराबर 40%, हाइड्रोजन बराबर 6.66% और शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। और साथ में आपको दे दिया है उनका जो है आपको परमाणु भार कि H बराबर 1, C बराबर 12 और O बराबर है 16। अब देखिए करते क्या है, यहाँ पर देखिए जब ऐसे कोई प्रश्न आ जाए मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र निकालने के लिए तो हम लोग बना लेते हैं इस टाइप का चार्ट। और इस टाइप का चार्ट बनाते हैं जिसमें एक तरफ लिखते हैं तत्व, प्रतिशतता, परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या, परमाणुओं का सरल अनुपात और यहाँ लिखते हैं सरल पूर्णांक अनुपात। इस सरल पूर्णांक अनुपात का प्रयोग कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन अधिकतर प्रश्नों में इसका प्रयोग नहीं होता। यही तक हमारा आंसर आ जाता है। ये लिखने के बाद देखिए आपको हर एक प्रश्न में क्या होगा कि तत्व और ये चीजें दी हुई हैं, ये दोनों आपको दिया रहेगा, तत्व भी दिया रहेगा और उनका परसेंटेज भी दिया होगा। अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो उसका भार भाग देगा। भार भाग कैसे देता है वो हम आपको बता देंगे, इसके बाद एक प्रश्न उस पर भी कराएंगे। तो ये दोनों दिया रहता है, अब इन दोनों को आपको भर देना है। कैसे भरना है, जो जो तत्व है उनको लाइन से लिख देना है। देखिए सबसे पहले दिया गया है कार्बन, इसके बाद दिया गया है हाइड्रोजन और इसके बाद दिया गया है ऑक्सीजन। तीनों लिख देना है, जो जो दिया है सब लिख देना है। कार्बन बोला है कुछ परसेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोला है कि बचा हुआ ऑक्सीजन है। इसके बाद इनका जो परसेंटेज है इनके सामने वो लिख देना है। जैसे दिया गया है कि कार्बन जो है वो 40.00% है, हाइड्रोजन बोला गया है कि 6.66% है और बोला है शेष ऑक्सीजन है। अब देखिए समस्या आ गई कि ऑक्सीजन तो दिया नहीं है, शेष बोल दिया है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और 100 में देख रहे हैं 46% ये है, तो बचा हुआ कौन होगा, ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको ऑक्सीजन परसेंट निकालना है तो आप 100% पूरा होता है, इसमें से निकाल दीजिए कार्बन का परसेंटेज यानी कि 40 और साथ में हाइड्रोजन का परसेंटेज भी निकाल दीजिए। जो आएगा वो आएगा आपके ऑक्सीजन का परसेंटेज। अभी 100 में से आप इसको घटाएंगे, जब 100 में से आप इसको घटाएंगे 46.66 को, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो देखिए यहाँ पर घटा देते हैं। तो ये आएगा आपका इस साइड 4 और उसके पहले आएगा 3 और उसके पहले आपका आएगा 3 और उसके पहले आएगा आपका 5। ये आएगा 53.34%। अब ये हो गया आपके ऑक्सीजन का प्रतिशत 53.34। इतना आपको दे दिया गया है, ये दिया ही था, ये भी लगभग दिया ही था, आपने बहुत आसानी से निकाल दिया जो है। अब इतना करने के बाद अच्छा एक और चीज देखिए, कभी कभी ऐसे बोल देगा आपसे प्रश्न में कि ये एक यौगिक है उसमें 40% कार्बन है और 6.66% हाइड्रोजन है और उसका मूलानुपाती सूत्र निकालिए। तो आपको ये लगता है कि अरे इसमें कार्बन हाइड्रोजन दो ही चीजें दिया, तीसरा कुछ दिया नहीं है, बस रख दिया आंसर आ गया। लेकिन यही पर आप गलत हो जाते हैं। इसलिए गलत हो जाते हैं कि कोई भी यौगिक जब होगा तो यौगिक जब भी होगा तो अपने आप में वो 100% होगा, कभी भी वो 46% में निकलेगा ही नहीं। मतलब कि आप जो आंसर लाएंगे कार्बन हाइड्रोजन में वो हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो ऐसे समय में आपको करना क्या है, ऐसे समय में आपको अपने से मान लेना है कि जो बचा हुआ है कुल अपने आप से इसको 100 बनाना है। जब तक 100 ना हो तब तक क्वेश्चन को आगे नहीं करना है और 100 न हो रहा हो तो आप बचा हुआ जो भाग है उसको अपने आप ऑक्सीजन मान लेंगे, अपने से मान लेंगे ऑक्सीजन, दिया हो चाहे न दिया हो। और इसके बाद देखिए यहां तक होने के बाद अब देखते हैं परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या। परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। ये जो भी जिसका परसेंटेज है उससे इसके परमाणु भार से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 40 है तो 40 में हम लोग कार्बन के परमाणु भार से भाग देंगे जिसका परमाणु भार होता है 12।
12 आपको दे दिया गया है, या आपको याद भी होगा कि परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन का होता है 6.66, ये आपका परसेंटेज है, इसके परमाणु भार यानी इसका परमाणु भार 1 होता है, उससे देते हैं भाग। और ऑक्सीजन का होता है 53.34% है, इसका परमाणु भार होता है 16, उससे देते हैं भाग। आपको प्रश्न में भी दे दिया जाता है और नहीं भी दिया जाएगा, छोटी मोटी चीज, तो इतना तो आपको आना चाहिए। इसके बाद इसको हम कर देते हैं हल, और हल करेंगे तो आप देखिए 12 से भाग देंगे, ये 3 पॉइंट आपका फिर 40 बचेगा, यानी 3.33 आपको आने वाला है। ये आपका 6.66 आएगा, 1 से भाग देंगे, इसको देंगे 16 त्रिक आपका 48 हो जाएगा, और 48 के बाद आपका बचेगा 6 जीरो, और जो है कि आपका फिर से आएगा 3 बार में जाएगा यहाँ पर जो है, और इसके बाद फिर करेंगे तो फिर लगभग ये 3 बार में जाने वाला है। तो मतलब ये भी लगभग 3.33 आने वाला है। ये सब एक अनुपात में बटे होते हैं, मतलब इसका कैलकुलेशन आपको बहुत सिंपल मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं मिलेगा। अब देखिए ये जो आया ये है परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या, यानी कि ये आपका जो यौगिक है उसमें ये परमाणु इस रूप में रहेंगे, लेकिन इस रूप में आपका परमाणु जो है अपेक्षिक संख्या है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक में जानते हैं कि कोई परमाणु जो होता है वो आधा टुक्का में नहीं होता है, वो जब भी होता है तो पूरा होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है। कोई 1.5 परमाणु का मतलब कोई नहीं है, जैसे 1.5 आदमी का कोई मतलब नहीं है, वैसे 1.5 परमाणु का भी कोई मतलब नहीं है। तो बस वही यहाँ पर होने वाला है। अब इसको सरल अनुपात में हमको बदलना है। उसके लिए हम लोग करते क्या है, बड़ा ही सिंपल सा, उसके लिए इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उस सबसे छोटी संख्या से सब में भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे छोटी आपको क्या लग रहा है 3.33, अभी इससे छोटी कहीं होता तो उससे भाग देते हैं, इनमें जो भी छोटी आता है, यहाँ तो 3.33 है, यही सबसे छोटा है, तो इस 3.33 से हम लोग भाग दे देंगे इस 3.33 में, इस 6.66 में भी दे देंगे भाग 3.33 से, और इस 3.33 में भाग दे देंगे जो है हम लोग 3.33 से। जो छोटी संख्या सब में भाग देंगे, देखिए 1 आएगा, ये काटेंगे 2 आएगा, और ये आएगा आपका जो है 1। अब ये जैसे ही आ गया, अब आपका परमाणुओं का सरल अनुपात आपको मालूम चल चुका है, यानी अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग इसको निकालते हैं तो ये आपका जो सरल अनुपात आता है ये पूर्णांक नहीं होता है, जैसे ये 1.5 आ जाता है, 2.5 आ जाता है, ऐसे कुछ आ जाता है। तो ऐसे समय में इसको सरल पूर्णांक अनुपात बदलते हैं, इनमें हम ऐसी संख्याओं से गुणा करते हैं कि वो पूर्णांक में बदल जाए। जैसे अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन में ये आ जाता 1.5 और बाकी मान लीजिए सब पूर्णांक है, तो अब देखिए ये जैसे ही आया तो इसको बदलते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा करते, इसमें 2 से गुणा करते, तो इसमें 2 से गुणा करते, और इसमें भी 2 से गुणा करते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक अनुपात है, तो अनुपात में सब में गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा 1.5 नहीं आया था, यहाँ पर हमारा पूर्णांक आया है, तो हमें ऐसे कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये मिल गया परमाणुओं का सरल अनुपात यौगिक के अंदर, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर सिंपल, अब आपको ये मालूम हो गया कि यौगिक में आपका जो कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, जो ऑक्सीजन मिल गया वो आपको मिल गया 1 संबंधे 2 संबंधे 1। और ये मिलते ही आप सिंपल समझ गए कि मूलानुपाती सूत्र में यही अनुपात ही तो दर्शाया जाता है। किसी यौगिक के परमाणुओं का सरल अनुपात ही दर्शाना क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। तो बस यहां से तुरंत हमारा आंसर आ गया मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र जब आप इसका लिखेंगे तो देखेंगे कार्बन 1 है, एक बार लिखे, हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिखे, और ऑक्सीजन 1 है तो एक बार लिखे। ये जो आ गया CH2O, यही है मूलानुपाती सूत्र जो इस यौगिक में बताता है कि इस यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 1 है। तो आपने प्रश्न को कर लिया बड़े आसानी से हल, और देखिए इसका आंसर भी कितना आसानी से आ गया। कितने सिंपल प्रश्न है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं अणु सूत्र पर, जिससे आपका ये हो जाए बहुत ही ज्यादा और मजबूत। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 9 संबंधे 1 संबंधे 5 है। यौगिक का अणु भार 108 है। यौगिक का अणु सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं हल। अब हल करने से पहले हम लोग इसको देते हैं मिटा। तो यहाँ देखिए ये सिंपल हमने इसको हटाया, और ये जो है कि हम इसको रहने देते हैं क्योंकि ये तो लिखना ही होगा।
तो अगला प्रश्न देखिए, जो आपने देख लिया यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपने कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीन चीजों को देखा। ये देखिए, इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इस बार इनका प्रतिशत न देख के भारात्मक अनुपात दिया है, वही आपका भार भाग है, इसी को भारात्मक अनुपात कहते हैं। और ये है कितना, ये है 9 संबंधे आपका 1 संबंधे 3.5 है। यानी कि आपका कार्बन 9 होगा, हाइड्रोजन 1 है और नाइट्रोजन 3 संबंधे 5 है। यौगिक के अंदर इनके भार का अनुपात इतना है। बस ये लिख दिए। अब सारा आगे वाला काम वही करना है कि ये जो भी होगा इसमें इसके परमाणु भार से भाग देना है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 यहाँ पर। फिर हाइड्रोजन का 1 है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 1। नाइट्रोजन का 3.5 ये दिया गया है भार भाग, इसका परमाणु भार हम लोग लिखेंगे 14 होता है, 14 से दे देंगे भाग। और भाग देने के बाद यहाँ पर हम इसको करेंगे सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं तो 12 में आप 9 का भाग दीजिए, नहीं जाएगा, ये 0 जाएगा, 90 हो जाएगा। और आपको 12 का पहाड़ा आता होगा, 12 छक होता है 84, आपका 84 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 12 पंजे 60, ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा कट। तो यहाँ पर सॉरी, ये 12 सत्ते हो जाएगा 84 और 12 सत्ते 84 हो जाएगा और 12 पंजे 60, ये पूरा का पूरा हो गया, कट गया। ये आपका 1 आ गया और यहाँ पर इसका भाग देंगे तो वहाँ भी नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाने के बाद आपका बचेगा 7 0 और 7 0 में देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। यानी इतने बार में ये भाग जाने वाला है। तो अब देखिए, ये आपका सब आ गया। अब आने के बाद आपको क्या करना है कि पता है जो सबसे छोटी होगा उसे सब में भाग देना है। सबसे छोटा क्या है, आप देख रहे हैं, सबसे छोटा 0.25 है, ये सबसे छोटा है। अब यहाँ पर इसका सब में भाग देंगे तो 0.75 में भी आपको भाग देना है, 0.25 से 1 में भी भाग देना है 0.25 से, और 0.25 में भी देना है आपको 0.25 से भाग। ये जब भाग देंगे तो देखेंगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये आपका कितने बार में जाएगा, 4 बार में। और ये जाएगा 1 बार में। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। पूर्णांक मिल गया तो इसकी जरूरत ही हमको नहीं पड़ने वाली है। अब देखिए, यौगिक में हमको मालूम चल गया कि कार्बन संबंधे, हाइड्रोजन संबंधे, नाइट्रोजन, इनके जो परमाणुओं का सरल अनुपात हमको मिल चुका है वो है 3 संबंधे 4 संबंधे 1। तो मूलानुपाती सूत्र भी बड़े आसानी से निकल जाएगा। C3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा और N जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ये तो हो गया मूलानुपाती सूत्र। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया अणु सूत्र। अब अणु सूत्र क्या होता है, तो अणु सूत्र बहुत ही सिंपल होता है। जो अणु सूत्र होता है, इधर लिख दे रहे हैं या यहीं पर निकालते हैं। ये जो अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र बराबर आपका जो होता है वो होता है, देख लीजिए क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, और ये कोष्टक में होके यहाँ होता है n। ये होता है अणु सूत्र का मान। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और यहाँ होता है n। अब यहाँ पर ये चीजें हैं, तो अब बस आपको करना क्या है, मूलानुपाती सूत्र तो पहले से मालूम है, आपको निकालना है n। n क्या होता है, तो हम आपको सिंपल बता दें कि n बराबर होता है अणु भार बटे होता है मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार। अणु भार बटे होता है मूलानुपाती सूत्र भार। बस आपको अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार करना है। तो यहां देखिए, हम लोग देख लेते हैं। अणु भार आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे इसमें देखिए अणु भार आपको दिया है 108 और मूलानुपाती सूत्र आप स्वयं से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया है ये, इसी से मूलानुपाती सूत्र भार निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, ये C3H4 और N का मूलानुपाती सूत्र भार निकालना है। तो कार्बन का देखिए, एक कार्बन, आपको पता होगा कि इसका हम लोग कैसे भार निकालते हैं, आपको अणु भार निकालना पता होगा या मोलर द्रव्यमान निकालना आता होगा, तो वही यहाँ करेंगे। एक कार्बन का देखिए होता है 12 और यहाँ 12 आपका गुणे 3 है, तो 12 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है 4, प्लस नाइट्रोजन का आप जानते हैं 14 होता है। जोड़ेंगे तो 12 3 36 और 36 4 आपका 40 और ये 10 50 4 54 हो गया। इसका 54 हो गया मूलानुपाती सूत्र भार। यानी एक तरह से इसका अणु भार निकाल लीजिए, वही अणु भार ही कहलाता है मूलानुपाती सूत्र भार। अणु हो तो उसका भार, जो अणु भार कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र तो उसका सूत्र मूलानुपाती सूत्र भार कहलाता है, जो भी निकालेंगे। तो ये हम लोग बटे कर देंगे 54।
जब यहाँ पर हम लोग 54 कर देंगे तो इसको हम लोग काट देंगे, ये आपका कटेगा और ये आपका आ जाएगा 2 बार में। देखिए 54 दूनी 108, तो n बराबर कितना आ गया 2। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, ये जो मूलानुपातिक सूत्र बाहर आ गया C आपका है H4 और n, यही आपका यहीं पर लगा देना है n आपका लगाना, n आपको मान 2 मालूम चल गया, 2 लिख देंगे और इसका आगे कर देंगे गुणा, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा C और जो हो जाएगा यहाँ पर 6 और h जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और n जो हो जाएगा 2। तो ये जो आपका आ गया C6H8 और N2, यही है आपका जो है अणु सूत्र। ये आपका अणु सूत्र है और ये एक सिंपल सा आपका अणु सूत्र आपको मालूम चल चुका है। तो ये आपका जो है, ये आपके अणु में जो यौगिक है उसमें वास्तविक परमाणुओं की संख्या, इसीलिए इसे कहेंगे अणु सूत्र। तो आपने बिल्कुल अच्छे समझ लिया होगा, यहाँ पर बहुत आसानी से आप जान गए होंगे कि अणु सूत्र और मूलानुपातिक सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं और ये निकालना कितना ज़्यादा सरल है। तो इस तरह आप मूलानुपातिक सूत्र और अणु सूत्र निकालना सीख गए होंगे अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम में इस पर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको कर कर जरूर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले आगे के जो भी वीडियो हैं उनका पता चल सके आपको सबसे पहले। आपको ये भी पता होगा कि हम इसी चैनल पर कक्षा 11 के साथ साथ कक्षा 12 की भी केमिस्ट्री बनाते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो 1 साल बाद जब आप 12 में जाएंगे तो आप वहाँ भी हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।